नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने आपके लिए शुरू किया था, जिससे हम ये चाहते थे कि आप एटलीस्ट हर दिन एक मेंस आंसर राइटिंग करें, सो दैट आप आंसर राइटिंग के टच में रहे और आपका आंसर राइटिंग का टच छूटे ना। इसी प्रयास में मैं, सोनप्रिया मैम और किंजल सर आपके साथ रोज एक मेंस आंसर राइटिंग करा रहे हैं। राइट, अब उसी सीरीज में आज नंबर आया है पॉलिटी का, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2021 के मेंस में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दोगे, यू कैन ऑल्सो टच अपॉन द एस्पेक्ट्स ऑफ अदर टॉपिक्स सच एज इंडियन सोसाइटी, वुमेन राइट्स, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। इन सारे पॉइंट्स को भी आप थोड़ा टच करके आ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशियरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 10 मार्क के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें 150 वर्ड्स में लिखना था। दोस्तों, what I would tell you is read the question very very calmly। क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आपको हायर जुडिशरी के बारे में कहा है। मतलब क्वेश्चन ने आपको ये कहीं नहीं पूछा कि लोअर जुडिशरी का डिस्कस करो, क्योंकि लोअर जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि लोअर जुडिशरी का आपको पता होगा, जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक ओपन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके माध्यम से होता है। परंतु हायर जुडिशरी में जब भी अपॉइंटमेंट होती है, तो दैट अपॉइंटमेंट यू नो इज थ्रू अ कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम जो है ये एक ओपेक सिस्टम माना जाता है, क्योंकि कौन से क्राइटेरिया के ऊपर कौन से जज को सिलेक्ट किया जा रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। राइट, सो देयरफॉर फोकस ऑन द वर्ड, इट इज हायर जुडिशरी। नाउ इसके अलावा मैं आपको अभी कोई हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, आप इस क्वेश्चन के ऊपर सोचें एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। ये कभी मत सोचना कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कल लिखूंगा या लिखूंगी, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। जो है अभी है, जो है वास्तविक में ही है। ओके, सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइमर। आई विश you all the best. Keep calm, pick up your pen and papers and start writing the answer. Your timer starts now.
ओके, सो द टाइम इज अप, द टाइम इज अप दोस्तों, प्लीज कीप योर पेन डाउन। टाइमर भाई रुक जाओ। ओके, सो द टाइमर हैज ऑल्सो स्टॉप्ड एंड आवर टाइम इज ऑल्सो अप। सो 10 मिनट खत्म हो गए हैं एंड नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही एक ऐसा देखा जाए तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर अगर आंसर लिखने गए तो थोड़े से डिफिकल्टीज हम फेस कर सकते हैं। ओके, सो वापस वही चीज को फॉलो करेंगे कि पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन का टॉपिक और डायरेक्टिव वर्ड को ढूंढेंगे। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ओके, विच मीन्स व्हाट इज द टॉपिक? क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है? तो द टॉपिक इज ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी। तो दिस वुड बिकम योर टॉपिक, दिस इज योर एंटायर टॉपिक एंड योर कीवर्ड वुड बी डिस्कस, राइट? योर कीवर्ड वुड बी व्हाट? योर कीवर्ड वुड बी डिस्कस। तो ये दो चीजों को मैंने हाईलाइट कर लिया। अब हाउ विल आई स्टार्ट माई आंसर? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं इंट्रोडक्शन किस प्रकार से लूंगा या किस प्रकार से दूंगा? बिकॉज मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि हमेशा मेरे पास 3 अप्रोचेस होते हैं किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने के लिए। एक होता है कि उस टॉपिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाइए, एक होता है कि डेफिनेशनल अप्रोच यूज कीजिए और एक होता है कि करंट डेटा के साथ जाइए। अब पॉलिटी में ये एक ऐसा रेयर क्वेश्चन है जहां पर आप करंट डेटा के साथ शुरुआत कर सकते हो। आप एग्जामिनर को ये बताने से शुरुआत करो कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है हायर जुडिशरी में। हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इसके बारे में अगर आपको कुछ डेटा पता होगा तो उस डेटा के साथ आप शुरुआत कीजिए। दिस वुड बिकम अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू योर आंसर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि, और अगर आपको डेटा भी नहीं पता, सपोज आप अज्यूम कर लो, हम इंसान हैं, सारी चीज़ों का डेटा हम याद नहीं रख सकते, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे अप्रोच करें? अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी और आज तक एक भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही है। तो ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट के साथ अगर आप अपने आंसर की शुरुआत करते हो तो आप एग्जामिनर को एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके दे रहे हो कि हाँ, ये बैकग्राउंड है, इससे इस चीज से हमें समझ में आ रहा है कि जी नहीं, कि इंडिया में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में बहुत कम रहा है, राइट? सो देयरफॉर व्हाट मेरा टेक वुड बी कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कुछ डेटा के साथ शुरुआत कर सकते थे इसकी। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इंट्रोडक्शन को करंट डेटा के साथ लिंक किया है। मैंने क्या कहा है? सिंस इट्स इंसेप्शन 1950, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत 1950 में हुई थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड नेवर हैड अ फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अब आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। हाँ, फीमेल जजेस बहुत रह चुके हैं, वो भी 1950 से लेकर 1989 तक शायद कोई फीमेल जज भी नहीं थी। इट वाज आफ्टर 1989 की फीमेल जजेस का आना शुरू हो गया, पर फिर भी आज के डेट तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत को नहीं रहा है। ये फैक्ट ये चीज को पॉइंट आउट करता है कि हायर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। आपको एग्जामिनर को एक्सप्लिसिटली बताने की भी जरूरत नहीं है, ये फैक्ट अपने आप इस चीज की तरफ पॉइंट करेगा, राइट? इट इज एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ द टोटल जजेस अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट, मतलब आज तक हमने देखा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए गए हैं, ओनली अबाउट 4.2% हैव बीन वुमेन। जितने भी जजेस आज तक अपॉइंट किए गए हैं, उन सारे जजेस में से सिर्फ 4.2% ही जजेस वुमेन रह चुके हैं। ओके, नाउ ये दर्शाता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। 1950 से लेकर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट जितना भी चला है, उसमें जितने भी जजेस अपॉइंट हुए, उसमें से सिर्फ 4.2% जजेस जो है वो वुमेन रहे। और इस चीज की दस्तखत या इस चीज का जो प्रूफ था, ये हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने भी किया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि कम से कम 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का इन द हायर जुडिशरी। ये एक सीजे एनवी रमन्ना जी थे जिन्होंने कहा था कि कम से कम 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का इन द हायर जुडिशरी। अब ये चीज पॉइंट, इस इंट्रोडक्शन से हमने क्या कॉन्टेक्स्ट सेटअप किया है, आप ये समझो। हमने इस इंट्रोडक्शन से ये कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर दिया है एग्जामिनर को कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन दी हायर जुडिशरी इज वेरी वेरी लो। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव बिल्ड फॉर द एग्जामिनर। तो इस इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद वो भी उस एग्जामिनर भी इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गया है कि हाँ, इस ये सारा डेटा जो इस स्टूडेंट ने लिखा है, ये इसी तरफ पॉइंट कर रहा है कि
वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, राइट। तो अब जब हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद वापस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी। मतलब क्यों हमने एक वुमेन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए इन दी हायर जुडिशरी, ये इस चीज को डिस्कस करो, राइट। तो अब इस चीज को डिस्कस, और उन्होंने हमें कुछ कीवर्ड्स भी दिए, जैसे कि ये इंश्योर करता है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। तो हमें ये एग्जामिनर को बताना कि अगर ज्यादा वुमेन हायर जुडिशरी में आ गई तो उससे डाइवर्सिटी को कैसे फायदा होगा, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस कैसे बढ़ेगा, ये हमें बताना है, राइट। सो इसलिए अब यूजुअली व्हाट मोस्ट ऑफ यू माइट हैव डन इज कि आपने पैराग्राफ में आंसर लिखना शुरू कर दिया होगा, राइट। नाउ हियर आई वांटेड टू शो यू अनदर वे ऑफ राइटिंग योर आंसर्स, ओके, विच जो मैं एक वाटरफॉल मॉडल कहता हूँ इसको, ठीक है। नाउ थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग मैंने 3 अलग अलग बॉक्सेस बनाए और इन 3 बॉक्सेस में वही चीज लिखी है जो आप पॉइंट वाइज लिखोगे, बस एक अलग अलग तरीके से, राइट। सो डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मैंने पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। यूजुअली आपने इसको पैराग्राफ में लिखा होता तो भी ठीक होता, बट आई थॉट कि थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं, जिससे कि आप ये कर रहे हो कि क्यों डिजायरेबल है। सो फर्स्ट थिंग अबाउट डिजायरेबिलिटी इज कि अगर कोई वुमेन का अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ज़्यादा फीमेल जजेस रहेंगी, तो वो उन केसेस को ज़्यादा समझ पाएंगी इन विच वुमेन हैव बीन अ विक्टिम, जैसे कि रेप केसेस हो गए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, राइट, जैसे कि आपने एसिड अटैक्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा। तो ये जो विक्टिम्स होते हैं ये वुमेन होती हैं, और ये किसी भी मेल जज को उतना फ्रीली चीज़ें नहीं बता सकती जितना वो एक फीमेल जज को बता पाएगी, बिकॉज किसी भी मेल जज को एड्रेस करने के लिए वो उसे संकोच होगा ही होगा, राइट। सो देयरफॉर अगर फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहा हायर जुडिशरी में, तो ये जो वुमेन विक्टिम्स है, ये जो फीमेल विक्टिम्स है, जो रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक्स जैसे इंसिडेंट्स का ये शिकार हुई है, तो वो अपनी दुविधा, अपनी दर्द और खुल के एक फीमेल जज को बता पाएगी जितना वो एक मेल जज को नहीं बता पाएगी, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस कि क्यों हमें ज्यादा फीमेल जजेस चाहिए, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इट विल एंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव क्यों? क्योंकि फीमेल जजेस कैन बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वुमेन हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और अदर क्राइम्स, राइट। जैसे आप जब भी एथिक्स पढ़ते हो तभी आप एम्पैथी करके एक चीज पढ़ते हो, राइट। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों के दुख, दूसरे के दर्द को समझ कर लेना। अगर फीमेल जजेस ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन रहा, तो वो जो वुमेन विक्टिम्स हैं, जो रेप, डोमेस्टिक वायलेंस या अन्य क्राइम्स की शिकार हुई है, उनका दर्द बहुत अच्छे तरीके से वो समझ पाएगी। दिस इज द वेरी फंडामेंटल रीजन क्यों हमें ज़्यादा वुमेन चाहिए इन द हायर जुडिशरी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वुड मेक जुडिशरी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव, क्योंकि इससे क्या होगा कि जुडिशरी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जो फीमेल विक्टिम्स हैं उनको वो खुल के अपनी बातें बता पाएगी वो, एंड इट वुड बिकम इंक्लूसिव बिकॉज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को आप ले पाओगे, राइट। वुमेन के कुछ पर्सपेक्टिव्स होंगे किसी केस के रिलेटेड, उन पर्सपेक्टिव्स को आप अकोमोडेट कर पाओगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो शबरीमला केस का, ओके। तो शबरीमला केस में जो ओपिनियन आया था, जो डिसीजन आया था, वो 4:1 के रेशियो में आया था। मतलब 4 जजेस ने कहा था कि नहीं, शबरीमला में वुमेन का एंट्री होना चाहिए, और एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था कि जी नहीं होना चाहिए। तो वो जो डिसेंटिंग जज थी, जिन्होंने एक अलग अपना डिसीजन दिया था, वो भी एक फीमेल जज ही थी। सो दिस मीन्स कि इट एंश्योर्स डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, राइट। बिकॉज एक मेल जिस तरीके से सोचता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फीमेल भी उसी तरीके से सोचे। शी विल हैव हर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड दैट इज व्हाट वी हैव सेड थ्रू दीज पॉइंट्स, ओके। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, थ्रू आर्टिकल 14 वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। फिर आर्टिकल 15-16 में भी हम वही इक्वालिटी की बात करें। प्रियम्बल में हमने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की है, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था इक्वालिटी का, वो मैंडेट पूरा करने का काम ये करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा वुमेन रही हायर जुडिशरी में तो ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी को बनाएगा। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो प्रियम्बल बात कर रहा है, वो पूरा करने की कोशिश इसके माध्यम से की जा सकती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्क प्लेसेस में जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है,
ओके, सच ए मूव्स आर आल्सो इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स एट वर्क प्लेस। मतलब आप ऑफिसेस में जाओ तो आपने ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, द इनविजिबल ग्लास सीलिंग। इनविजिबल ग्लास सीलिंग मतलब अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जाते हो तो ये टर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि वुमेन को ज़्यादा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी औरत जो होती है अगर उन्हें हम हायर पोजीशंस पे देंगे तो कल जाके वो उनकी शादी होगी, उनको बच्चे होंगे, तो वो ज़्यादा छुट्टियां लेंगी और इसलिए कंपनी का काम उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगी, इसलिए वुमेन को ज़्यादा हायर पोजीशंस पे नहीं देते। इसको आप जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो इसको आप द इनविजिबल ग्लास सीलिंग इफेक्ट के नाम के नीचे पढ़ते हो, राइट। पर जब अगर आप वुमेन को हायर जुडिशरी जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन है, यहाँ पर उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, इनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है वर्क प्लेसेस में कि ये काम सिर्फ मेल ही करेंगे, अगर हायर लेवल्स पे प्रमोशन चाहिए तो हम वो सिर्फ मेल्स को ही देंगे क्योंकि फीमेल्स को देने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा लोगों का विचार है, राइट। तो इन विचारों को तोड़ने का काम ये मूव कर सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 आपको पता होगा, SDGs, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें एक SDG 5 नंबर का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो ये बात करता है कि हमें जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना है, राइट। ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो अगर हम वुमेन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे हायर जुडिशरी में तो इंडिया का जो SDG गोल नंबर 5 है, जो इंडिया को पूरे SDGs 2030 तक अचीव करने हैं, तो इन SDGs को अचीव करने में देखिए ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हमने जुडिशरी के बारे में बात की, ये हमने वर्क प्लेस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे अबाउट सोसाइटी, राइट। सोसाइटी में आपको पता होगा कि इंडिया हैज़ बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, भारत में पितृवाद बहुत ज़्यादा है, राइट। और इसी के कारण औरतें जो है या लड़कियां जो है ये ज़्यादा सपने नहीं देखती कि हमें इतने ज़्यादा हायर पोजीशंस पे हम जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो जन्म हुआ है वो सिर्फ एज अ बेटी, एज अ पत्नी, एज अ बहू और एज अ मम्मी, एज अ माँ, इतना ही उनके रोल्स हैं उनके लाइफ में, राइट। बट अगर हम ज़्यादा ऐसे हम एग्जाम्पल सेट करेंगे जहाँ पे सपोज कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक वुमेन है या फिर जो ज़्यादा वुमेन इतने हायर जुडिशियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रही है, तो इट वुड हेल्प ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ पेट्रियार्की इन द सोसाइटी। जो पितृवाद का जो नॉर्म बना हुआ है सोसाइटी में वो तोड़ने में ये मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लाइफ ऑफ सेक्लूजन है, मतलब जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर रोल दिए गए हैं फीमेल्स को, जैसे कि वो पहले एक बेटी होती है, फिर वो एक पत्नी बनती है, फिर एक बहू बनती है, फिर एक माँ बनती है, खत्म उसकी ज़िंदगी। तो ये जो सेक्लूजन वाली ज़िंदगी है ये ब्रेकअप करने के लिए, तोड़ने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स अगर हम सेट करेंगे जहाँ पे लोग देख सकेंगे कि इतने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे फीमेल्स बैठी हैं, तो इन लड़कियों को भी एक मोटिवेशन फैक्टर जैसा ये एक्ट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सेइंग, राइट। सो डिजायरेबल क्यों है वुमेन का ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, इसके अलग अलग पहलुओं को हमने इन पॉइंट्स के माध्यम से एनालाइज किया है, राइट। सो वी हैव रिटन अ टोटल ऑफ 7 to 8 पॉइंट्स और इन 7 to 8 पॉइंट्स में हमने एग्जामिनर को ये बताया है कि क्यों हमें वुमेन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। सिर्फ जुडिशियल एंगल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बाकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे सोसाइटल पर्सपेक्टिव हो गया, जैसे SDG वाला एक पर्सपेक्टिव हो गया, वर्क प्लेस वाला एक पर्सपेक्टिव हो गया, इन सारे पर्सपेक्टिव्स के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी, राइट। ओके, सो नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द केस जहाँ पे हम बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल जजेस वुड लीड टू इंक्रीज इन द पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी। ये कंक्लूजन होगा जिसको आपको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से एंड करना है। तो हमने कहा कि पब्लिक का और ट्रस्ट बढ़ेगा जुडिशरी में। दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट द नॉर्म्स ऑफ पेट्रियार्की विच हैव डीपेंड द रूट्स इन द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो गेट डायल्यूटेड एंड जेंडर इक्वालिटी इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हमने हमारे आंसर को एंड किया है, राइट। सो आई गेस दिस वॉज योर कंप्लीट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप चाहो तो इस मेन बॉडी को पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। मेरा बस यहाँ पे एक गोल था कि मैं आपको अलग वे ऑफ एक मॉडल बताऊँ कि इसको आप अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। ओके,
फाइन, सो दैट वाज द आंसर फॉर यू दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट जाते जाते आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सो दिस इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पर हम आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इन कोर्सेज को हमने ब्रेकअप किया है जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज और सीसैट कोर्सेज में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, स्टडी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की यूएसपी है कि आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्रीराम सर है, जिसमें सलामुद्दीन अंसारी सर है, इन जैसे दिग्गजों के साथ आपको पढ़ाई करने का एक मौका मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टेक्स्ट बुक की जो इन हाउस फैकल्टीज़ हैं, इनके साथ रोज़ लाइव क्लासेस आप कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल रही है। ओके, जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे 2 लाख से भी ज़्यादा ले रहे फॉर जीएसपीएल ऑप्शनल्स, और ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस आपसे 50,000 से भी ज़्यादा ले रहे हैं। वहीं पर हम आपको ये चीज़ एक अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब सिर्फ 29,999 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे आकाश, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अभी हमारा एंड ऑफ द ईयर सेल शुरू है, तो इस एंड ऑफ द ईयर सेल में हम आपको एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, विच मीन्स आपको इतना भी भरने की ज़रूरत नहीं है अभी, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो। और अगर आप 28 to 31 दिसंबर इसके बीच में अगर आप जो है हमारा सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और आपको फिर ये कॉस्ट भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 24,000 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। उससे साथ साथ आपको हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दे रहे हैं। यूजुअली सुपर कोचिंग के ऊपर वैलिडिटी 12 महीनों की होती है, यहाँ पर वैलिडिटी आपको 18 महीने की मिलेगी। सो यू हैव 18 months ऑफ वैलिडिटी एट अ वेरी वेरी रिड्यूस्ड कॉस्ट। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।